हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार 26 दिसंबर को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे अचानक अपने घर पर बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें रात 8:06 पे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। वे काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसके साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए थे। बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वर्ष 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह पाकिस्तान छोड़कर अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे। उस समय उनकी उम्र करीब 15 साल थी। भारत आने के बाद उनका परिवार अमृतसर में बस गया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल की उपाधि ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। मनमोहन सिंह 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और पीएम के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वे काफ़ी चीज़ों के एक्सपर्ट बन चुके थे। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय वो पहले ही देख चुके थे। वो विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उनका सिर्फ एक ही विभाग में हाथ तंग था और वो था वित्त मंत्रालय। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेजेस का एक नोट दिया था, जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नरसिम्हा राव ने अपने उस वक्त के सबसे बड़े सलाहकार टीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या वो कोई ऐसे व्यक्ति का नाम सुझा सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक आईजी पटेल का नाम सुझाया, लेकिन आईजी पटेल ने अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वे दिल्ली नहीं आ सकते। इसके बाद अलेक्जेंडर ने ही मनमोहन सिंह का नाम सजेस्ट किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुझाई नीतियों की वजह से ही देश में आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक्त देश की माली हालत काफी खराब थी। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1 अरब रह गया था। पूर्ववर्ती चंद्रशेखर सरकार को तेल उर्वरक के आयात के लिए $40 करोड़ जुटाने के लिए 46.9 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखना पड़ा था। उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण की नीति लेकर आए थे। 24 जुलाई 1991 का दिन भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाता है। उस दिन जो बजट पेश हुआ था, उसी बजट ने भारत की नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में लाइसेंस राज को खत्म करते हुए कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। आयात निर्यात नीति बदली गई, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। यही नहीं, विदेशी निवेश के रास्ते भी खोल दिए गए। इस महत्वपूर्ण बजट को आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि 2 साल बाद यानी 1993 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से बढ़कर $10 अरब हो गया और 1998 में ये $290 अरब तक पहुंच गया। इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए भारत को बिकने से बचा लिया था। 1991 में भारत की ऐसी स्थिति हो गई थी कि भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। यानी हम फॉरेन कंट्री से जो भी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, पेट्रोलियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनकी पेमेंट करने के लिए यानी भारत के पास इतना ही पैसा बचा था कि भारत अगले 15 दिनों तक ही फॉरेन कंट्री से सामान खरीद सकता है। 1991 में भारत की ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत बिकने के कगार पर आ गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली। इसके बाद 2004 में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया, कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आई और 2004 में पार्टी की कमान भी वही संभाल रही थी। 18 मई 2004 को शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए को 262 सीटें मिली। एक बार फिर प्रधानमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट वीर सांघवी अपनी किताब ए रूड लाइफ में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह दूसरी बार पीएम बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी कि बतौर पीएम अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा, तभी वो अपना पद दोबारा संभालेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी पीएम बनने की कोई भी इच्छा नहीं है। तब जाकर मनमोहन सिंह दोबारा पीएम बनने को राजी हुए।
जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कई ऐतिहासिक काम किए, जैसे जून 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। ये सारी स्कीम्स उनके कार्यकाल में ही लॉन्च हुई, जो आज बेहद कारगर साबित हो रही है। देश के 14th प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते थे। उनकी पहचान एक राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाता है। कम ही लोगों को पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में रहने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते थे। उन्हें सरकारी BMW से ज्यादा अपनी मारुति 800 गाड़ी ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 12 अगस्त 2005 को लोकसभा में 1984 में हुए सिख दंगों के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ वॉशिंगटन में न्यूक्लियर डील साइन की। इसके जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इस डील के विरोध में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। समर्थन वापसी की बात पर सोनिया गांधी डील वापस लेने की बात कहने लगी, लेकिन शुरुआत में वो इसके समर्थन में थी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा, लेकिन सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से विश्वास मत जीत लिया। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल काफी घोटाले और विवादों से भरा रहा। यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई, टेलीकॉम, 2G और कोयला घोटाला सामने आया। इसके चलते उनकी सरकार की काफी आलोचना हुई, विपक्ष के निशाने पर भी रहे। इन्हीं घोटालों की वजह से 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 2013 में राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए एक अध्यादेश लाने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी ने अध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़कर फेंकने की बात कही। इसके अलावा मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया। 2018 में चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लॉन्च पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन वो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी थे। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर 2019 में इसी नाम से फिल्म आई थी। साल 2010 में टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन था। इसमें मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले ओबामा ने उनकी तारीफ की थी। ओबामा ने कहा था कि वो आपको यहाँ बता सकते हैं कि G20 में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आर्थिक मामलों की काफी गहरी जानकारी है। भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभारने की बारीकियां उन्हें पता है। इसके बाद 27 सितंबर 2013 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मनमोहन सिंह और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात हुई थी। इस बारे में बराक ओबामा ने कहा था कि सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक शानदार पार्टनर है। जब बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर एक प्रॉमिस्ड लैंड किताब लिखी थी, तो इसमें उन्होंने नवंबर 2010 की उनकी भारत की यात्रा का करीब 1400 शब्दों में जिक्र किया था। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका के साथ परमाणु करार की घोषणा की थी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान उनके सामने 100 से ज्यादा पत्रकार और संपादक बैठे हुए थे। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई थी और सारे सवाल भी उसी से जुड़े हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन सिंह ने 62 अनस्क्रिप्टेड सवालों के जवाब दिए थे। तब मनमोहन सिंह ने खुद की आलोचना को लेकर कहा था कि उन्हें कमजोर पीएम कहा जाता है, लेकिन मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक उदार रहेगा। History will be kinder to me than the contemporary media or the power. 2014 में यूपीए गवर्नमेंट की हार के बाद मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो इसी देश से मिला है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा।